All right. Let's begin with the explanation of a new topic, probability. और जैसा कि हमने डिसाइड किया है कि इंशाल्लाह, क्योंकि इसमें टाइप नोट्स हैं और काफ़ी ज़्यादा हैं, तो समझाने पे हमारा फोकस होगा, आपका सुनने पर फोकस होगा। अगर आप साथ साथ लिख सकते हैं समझने के साथ साथ तो सही है, लेकिन ऐसा ना हो कि आप लिखने के चक्कर में समझे ना, तो ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप समझ भी सकते लिखने के साथ साथ लिखते भी रहें और समझते भी रहें, दोनों चीज़ें हो सकती हैं तो आप कर लें। बट अगर ऐसा नहीं हो सकता तो आप समझने पे फोकस करें। फिर आप स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिएगा और फिर आप बाद में इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। सही है। चलिए हम स्टार्ट लेते हैं प्रोबेबिलिटी से। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी? सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन पर कि प्रोबेबिलिटी होती क्या है। हम कहते हैं ना अक्सर, भाई आज तो बहुत जबरदस्त बादल आए हुए हैं, ऐसा लग रहा है कि बारिश होगी। तो कोई हमसे पूछता है, अच्छा भाई क्या चांसेस हैं आज बारिश के? महकमा मौसमियात वेदर फोरकास्टर्स क्या कहते हैं, बारिश के कितने फीसद चांसेस हैं? तो पता चला भाई आज तो बारिश के 70% चांसेस हैं। 70%। तो बारिश होने के चांसेस अगर 70% है तो प्रोबेबिलिटी के लिहाज से प्रोबेबिलिटी है 70/100, यानी कि 0.7। जैसे परसेंटेज 0% का मतलब होता है नामुमकिन, 0% का मतलब होता है नहीं ये बारिश होगी ही नहीं, 100% का मतलब वो कंफर्म होगी। इसी तरह प्रोबेबिलिटी में वैल्यू 0 से 1 के दरमियान होती है। जैसे परसेंटेज 0 से 100 के दरमियान होती है, वैसे प्रोबेबिलिटी 0 से 1 के दरमियान होती है। प्रोबेबिलिटी 0 होने का मतलब यह है कि उस चीज के होने के चांसेस बिल्कुल नहीं है, और प्रोबेबिलिटी 1 होने के का मतलब है कि इसके चांसेस 100%। तो प्रोबेबिलिटी का आंसर कभी 1 से बड़ा नहीं आ सकता, 0 से छोटा नहीं आ सकता। मतलब प्रोबेबिलिटी कैन नेवर बी नेगेटिव। प्रोबेबिलिटीज कैन नेवर बी नेगेटिव। प्रोबेबिलिटीज कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। प्रोबेबिलिटी 0 से छोटी यानी कि नेगेटिव नहीं हो सकती। प्रोबेबिलिटी अलबत्ता 1 से बड़ी भी नहीं हो सकती। प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से 1 के दरमियान होगी। तो किसी चीज के होने के लाइक्लीहुड को प्रोबेबिलिटी कहा जाता है। व्हाट इज द लाइक्लीहुड ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट? जैसे बारिश का होना एक इवेंट है, बारिश का होना एक इवेंट है। तो बारिश के होने के कितने चांसेस हैं, अगर ये बयान कर दूं तो उसका मतलब मैं उसकी प्रोबेबिलिटी बयान कर रहा हूं। तो जैसे हम परसेंटेज में बात करते थे, अब हम प्रोबेबिलिटी के हवाले से प्रोबेबिलिटी की जबान में बात करेंगे। तो परसेंटेज को जब हम डिवाइड बाय 100 कर देते हैं, 80% है, इसका मतलब 80/100। तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी 0.8। 100% का मतलब होता है 100/101। तो हमें पता है ना, कम से कम परसेंट 0 होती है और ज्यादा से ज्यादा 100% होती है। इसी तरह प्रोबेबिलिटी भी कम से कम 0 और ज्यादा से ज्यादा 1 होती है। तो प्रोबेबिलिटी इज द लाइक्लीहुड ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट इन अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। कोई एक्सपेरिमेंट हुआ, एक्सपेरिमेंट क्या हो सकता है? थ्रोइंग अ फेयर डाई। थ्रोइंग अ फेयर डाई वंस, एक डाई है उसको हमने एक दफा फेंका। एक फेयर डाई है, उसे हमने एक दफा थ्रो किया। अब डाई को हमने एक दफा थ्रो किया, या दो डाई को एक साथ थ्रो किया, या कॉइन को थ्रो किया, या कोई स्पिनर है उसको स्पिन किया, तो ये सब एक्सपेरिमेंट्स हैं। अच्छा, अब एक्सपेरिमेंट के अंदर इवेंट क्या है? जैसे डाई को जब मैंने रोल किया, हम खेलते हैं ना लूडो, अक्सर लोग खेलते हैं। तो जब डाई को रोल किया, तो डाई को रोल करने के बाद उसमें 6 नंबर्स होते हैं। अगर अगर वो फेयर डाइस है, फेयर क्या है बायस क्या है मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह। लेकिन अगर हमने डाई को रोल किया, इफ अ डाई इज रोल्ड, then there are 6 outcomes. So rolling a die is a random experiment. Now event क्या हो सकती है? Getting an even number, getting an odd number on the die, die पे even number का आना, या die पे odd number का आना, ये इवेंट है। die पे even नंबर आ जाए या die पे odd नंबर आ जाए, ये इवेंट होती है। सही है। तो इवेंट भी, एक्सपेरिमेंट भी बयान किया जाएगा क्वेश्चन के अंदर। उसमें से इवेंट क्या है जिसकी प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है, वो भी बताई जाएगी। सो प्रोबेबिलिटी इज क्वांटिफाइड एज अ नंबर बिटवीन 0 and 1। जैसा कि मैंने आपके सामने रखी बात, कि प्रोबेबिलिटी एक ऐसा नंबर है जो 0 से 1 के दरमियान होता है। वेयर 0 इंडिकेट्स इम्पॉसिबिलिटी एंड 1 इंडिकेट्स सर्टेनिटी। मतलब 0 है अगर प्रोबेबिलिटी, इसका मतलब कोई चीज नाम, जैसे एग्जांपल है रोलिंग अ डाई। अब डाई में फेयर डाई जो नॉर्मल ऑर्डिनरी डाई होता है उसमें 6 आउटकम्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6। अब कोई बोले व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर 7? डाई को रोल किया तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर 7? आप बोलोगे भाई
डाई में तो नंबर्स ही 1 से 6 तक होते हैं, 7 तो पॉसिबल ही नहीं। नाउ व्हेन समथिंग इज नॉट पॉसिबल, इट्स प्रोबेबिलिटी इज गोइंग टू बी 0। और कोई मुझे कहे if a fair die is thrown, if a fair ordinary die is thrown, what is the probability of getting a number less than 7? क्या चांसेस है कि नंबर लेस देन 7? व्हाट आर द चांसेस दैट वी गेट अ नंबर लेस देन 7? आपने कहा डाई में तो होते ही नंबर 1 से 6 तक है, लेस देन 7 ही आएगा। जब भी मैं डाई को थ्रो करूंगा नंबर लेस देन 7 ही होगा। इन दिस केस पॉसिबिलिटी परसेंटेज 100% है एंड प्रोबेबिलिटी विल बी 1। तो कोई चीज 100% है तो प्रोबेबिलिटी 1 होगी, कोई चीज बिल्कुल नामुमकिन है तो प्रोबेबिलिटी 0 होगी। The higher the probability of an event, the more likely it is that the event will occur. Very logical, very logical statement. Probability जितनी ज्यादा होगी इसका मतलब उस इवेंट के होने के चांसेस उतने ज्यादा हैं। अच्छा, एग्जाम्पल क्या है? A simple example is the tossing of a fair unbiased coin. अच्छा, अब होता यह है कि यूजुअली ओ लेवल्स में, आईजीसीएसई में अगर खामोशी है, मतलब कहा एक कॉइन को फेंका हमने, अ कॉइन इज टॉस्ड और अ डाई इज थ्रोन, तो अज्यूम्ड है कि वो फेयर होगी, वो डाई फेयर है। फेयर का मतलब अनबायस्ड भी होता है। अनबायस्ड या फेयर का सेम मतलब है। क्या मतलब और बायस का क्या मतलब होता है ये भी समझ लो। भाई कॉइन को जब मैं फेंकूंगा, तो कॉइन को जब मैं टॉस करूंगा, तो कॉइन को टॉस करने के बाद क्या पॉसिबिलिटीज है? या तो हेड आएगा या टेल आएगा। नॉर्मली जो हम कॉइन की बात कर रहे होते हैं, जो क्रिकेट मैचेस भी होते हैं उसमें भी कॉइन टॉस होता है, तो हेड्स एंड टेल्स की बात हो रही होती है। तो या तो हेड्स आएगा या टेल्स आएगा। अब अगर हेड्स आया तो हेड आने के चांसेस क्या है? हाँ भाई टाइप करें। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ, अगर फेयर फेयर कॉइन है, फेयर कॉइन का मतलब नॉर्मल एक कॉइन है, तो क्या चांसेस है, कितनी प्रोबेबिलिटी होगी कि हेड आए? पार्टिसिपेशन सबकी चाहिए ना। एक कॉइन को फेंकेंगे तो हेड के चांसेस क्या होंगे भाई? अच्छा प्रोबेबिलिटी नहीं, हाँ परसेंटेज वाइज भी बयान कर दें, अभी तो आपका कॉन्सेप्ट परसेंटेज में चल रहा है ना। तो कॉइन में हेड आने के चांसेस क्या है? 50%। टेल आने के चांसेस क्या है? 50%। जी बिल्कुल सही है, बिल्कुल परफेक्ट है। प्रोबेबिलिटी के में बयान करें तो 0.5, परसेंटेज में बयान करें तो 50%। अच्छा, अब अगर वो कॉइन बायस्ड है, अब बायस्ड कॉइन का मतलब ये है कि अब हेड और टेल के आने के चांसेस बराबर नहीं। तो अगर कभी लिखा हो बायस्ड कॉइन, तो एग्जामिनर विल बी बाउंड टू टेल अस द प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड्स और द प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल्स। फिर वो बताने पे मजबूर होगा, मुझे बताएगा कि हेड की प्रोबेबिलिटी क्या है, टेल की प्रोबेबिलिटी क्या है। मतलब बताएगा कि भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड इज 0.75 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल इज 0.25। अच्छा, हेड की बता देगा तो टेल की खुद ब खुद आ जाएगी, क्योंकि दो ही आउटकम्स है। तो अगर हेड के 0.75 है तो टेल के हो जाएंगे 1 - 0.75। भाई मुझे कोई पूछे कि बारिश होने के चांसेस 70%, कोई मुझे बताए कि बारिश होने के चांसेस 70% है, तो बताओ बारिश ना होने के क्या चांसेस है? तो टोटल परसेंटेज 100% होती है। 100 में से 70% को माइनस कर दूंगा, वेरी गुड जोया। 100 में से 70% को माइनस कर दूंगा, 30% आ जाएगा। तो किसी इवेंट के होने के चांसेस पता चल जाए तो ना होने के निकालने के लिए 100% से माइनस करते। तो प्रोबेबिलिटी में 1 से माइनस कर। कोई मुझे बता दे कि भाई बारिश होने की प्रोबेबिलिटी 0.6 है, तो बताओ बारिश ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? क्या होगी भाई? बारिश होने की प्रोबेबिलिटी 0.6 है, तो बारिश ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? चैट पे पार्टिसिपेशन एक्टिव रखें सारे। पार्टिसिपेशन करेंगे तो मुझे पता चलेगा। देखिए, बारिश होने की प्रोबेबिलिटी 0.6 है। 0.6। नहीं, आप लोग नहीं समझ रहे। अरे नहीं नहीं नहीं, आप 99.4 नहीं, मैं कह रहा हूँ 0.6% की बात नहीं हो रही है अब। देखिए एक है परसेंटेज 60%, तो आपने 100 में से 60% को माइनस किया ना, 40% आ गया। तो परसेंटेज में हम 100 से माइनस करते हैं। प्रोबेबिलिटी जो है ना 0 से 1 के दरमियान होती है। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ भी है, देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ए
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए इक्वल्स 1। मतलब ए का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए अकरिंग, पी ए का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए अकरिंग, पी ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब है ए कॉम्प्लीमेंट। जब ये किसी इवेंट का नाम लिखा हो उसके ऊपर ये सेट्स एंड वेन डायग्राम एक टॉपिक है, इंशाल्लाह वो भी पढ़ेंगे आप, कभी ना कभी आपने जिंदगी में स्कूल लाइफ में पढ़ा होगा। तो ये जो ए डैश होता है ना, इसको ए कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। तो प्रोबेबिलिटी में अगर ये इस्तेमाल हो रहा है, इसका मतलब ए का मतलब पी ए का मतलब है ए के होने की प्रोबेबिलिटी, और पी ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब है ए के ना होने की प्रोबेबिलिटी। तो अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए अकरिंग 0.6 है, इसका मतलब 60% है। तो इवेंट नॉट अकरिंग की परसेंटेज 40% हो जाएगी 100 से माइनस करके। लेकिन अगर प्रोबेबिलिटी की जबान में बात करें तो प्रोबेबिलिटी अगर 0.6 है होने की प्रोबेबिलिटी, तो ना होने की 1 माइनस 0.6 हो जाएगी। तो परसेंटेज में जब मैं बात करूंगा, मैं बोलूंगा 60%, तो आप अगर मैं कहता ना 0.6%, तो फिर आप 100% में से 0.6% माइनस करते और कहते 99.4%। मैंने परसेंटेज नहीं कहा था, मैंने कहा था प्रोबेबिलिटी 0.6 है, तो इसका मतलब होने की प्रोबेबिलिटी 0.6 है, तो ना होने की 1 माइनस 0.6 यानी कि 0.4 हो जाएगी। सही है। तो इसका मतलब परसेंटेज की टर्म्स में 100% बनता है, प्रोबेबिलिटी के टर्म्स में मिला के होने के और ना होने के चांसेस मिला के 1 बनता है। तो इवेंट ए अकरेंगे 0.6 है, तो नॉट अकरेंगे 1 माइनस 0.6 हो जाएंगे, जिसका आंसर 0.4 आ जाएगा। मतलब यहाँ से एक फॉर्मूला निकला है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ, यहीं से अगर हम बात करें, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट विल बी इक्वल्स टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। यहीं से कि भाई अगर ए के ना होने के चांसेस निकालने हैं, तो 1 में से माइनस कर दो इवेंट ए के होने के चांसेस। वो एक ही बात है कि होने के और ना होने के चांसेस मिला के 1 बनता है। तो ना होने के निकालने हैं तो 1 में से होने के माइनस कर दो, या अगर होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो 1 में से ना होने की माइनस कर दो। मतलब कोई बोले बारिश के ना होने के चांसेस 30% है, तो होने के कितने हैं भाई? 70%। इसी तरह प्रोबेबिलिटी की जबान में बारिश के ना होने की प्रोबेबिलिटी 0.3 है, तो होने की कितनी है भाई? 0.7। तो किसी इवेंट के होने के चांसेस बता दिए जाए तो 1 से माइनस करके ना होने के निकाल लेते हैं, और ना होने के बता दिए जाए तो 1 से माइनस करके होने के निकाल लेते हैं। सीधा सा उसूल है। परसेंटेज की बात होगी तो 100 से माइनस करते हैं, और अगर प्रोबेबिलिटी की बात होगी तो 1 से माइनस करते हैं। अच्छा, सवाल ये पैदा होता है, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकलती कैसे? अच्छा, अब मैं पहले फेयर की बात कर रहा था। तो फेयर की बात, फेयर या अनबायस्ड एक ही मतलब है। आपने अक्सर सुना होगा ये स्टेटमेंट यूज होती है इन अमेरिका, देयर इज अ डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन ब्लैक्स एंड वाइट्स। कुछ लोग डिस्क्रिमिनेट करते हैं। तो डिस्क्रिमिनेशन करता है ना, वो बायस्ड होता है कि यार ये ब्लैक है, ये वाइट है, तो ब्लैक है इसका मतलब मैं इसको अपना प्रोडक्ट जो है महंगा बेचूंगा, या मैं इसके साथ सही ट्रीटमेंट नहीं करूंगा। ये वाइट है तो आई विल सेल द प्रोडक्ट चीपर, और मैं इसके साथ अच्छी ट्रीटमेंट करूंगा। इसको कहते हैं बायस्ड बिहेवियर। बायस्ड इज सेम एज डिस्क्रिमिनेशन। तो अनबायस्ड का मतलब होता है फ्री ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। यार ये टीचर जो है ये बड़े अनबायस्ड हैं, मतलब एक बच्चा ए स्टार वाला इनके पास आ जाए या यू वाला आ जाए, वीक आ जाए बच्चा या स्ट्रांग आ जाए, ये दोनों को इक्वल रिस्पेक्ट दे के जवाब देते। यार ये टीचर बड़ा, बहुत ज्यादा टीचर बायस्ड है, जो वीक कैंडिडेट्स होते हैं उनको ये सही जवाब ही नहीं देते, और जो स्ट्रांग कैंडिडेट्स हैं उनको ये उनसे बड़ी मोहब्बत है इनको। तो ये बायस्ड अनबायस्ड का मतलब क्या हो गया? अनबायस्ड का मतलब न्यूट्रल बंदा, कुछ भी सर्कमस्टांसेस हो वो सबके साथ सेम ट्रीटमेंट, तो फेयर ट्रीटमेंट कहते हैं उसको। और बायस का मतलब होता है डिस्क्रिमिनेशन वाली चीज। तो अगर कभी कॉइन के साथ या डाई के साथ अनबायस का लफ्ज लिखा हुआ है, या फेयर का लफ्ज लिखा हुआ है, या कुछ भी नहीं लिखा हुआ, मतलब खामोशी है, लिखा हुआ है फेयर या अनबायस्ड या खामोशी है, तो इसका मतलब फेयर फेयर ही है। बट अगर वो कहेगा बायस्ड, तो इसका मतलब फिर उस केस में आउटकम्स की प्रोबेबिलिटी बराबर नहीं है भाई। फेयर कॉइन में तो बराबर है ना 50-50%, मुझे पता है, बताने की जरूरत नहीं है उसको। बट अगर लिख दे बायस्ड कॉइन, तो फिर 50-50% तो है नहीं।
तो एग्जामिनर विल बी बाउंड टू टेल मी द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईदर हेड्स और टेल्स। अब अगर हेड की बताएगा 0.7 है तो मैं खुद समझ जाऊंगा टेल की क्या होगी, 1 - 0.7, टेल की 0.3 हो जाएगी। अब आप सोचें सर ये कॉइन बायस वाला दिखता कैसे है, हमने तो जब भी कॉइन देखा है या तो कभी कभी हेड्स आता है कभी टेल्स आता है, या कोई भी अगर कोई बंदा कोई और करेंसी का कॉइन भी देखता है, ऊपर 1 लिखा हुआ है, नीचे कोई, जैसे पाकिस्तान की बात करूं तो ऊपर अगर एक 2 रुपए का कॉइन है तो ऊपर 2 लिखा होगा, नीचे जो है कायदे आजम की तस्वीर बनी हुई होगी, लेट सपोज। तो उस केस के अंदर जो है वो कभी कायदे आजम की शक्ल आएगी, कभी 2 लिखा हुआ होगा। तो कभी आप टॉस करेंगे तो 2 आएगा, कभी कायदे आजम की तस्वीर नजर आएगी। तो बताने का मकसद ये है कि 50-50% चांसेस होते हैं ना। अब आप बोले यार ये बायस्ड कॉइन कैसा नजर आता है कि उसके चांसेस हेड पे आने के ज्यादा है और टेल में आने के कम है, तो वो ऐसा क्या होता है कॉइन के अंदर का वो हेड पे लैंड करता है, भाई मैंने भी नहीं देखा ऐसा कॉइन। तो थ्योरेटिकल वर्ल्ड के अंदर बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो हमें समझनी पड़ती हैं कि इसका मतलब क्या है, मतलब कहना क्या चाहता है। ऐसी चीजें, ऐसे डाइज, ऐसे कॉइन्स, कुछ ऐसा उसमें कोई ऐसा कॉइन हो जिसके अंदर बाकायदा कोई ऐसा कुछ जैसे लेट सपोज कुछ ऐसा मैकेनिज्म हो या कुछ ऐसी चीज उसमें लगाई हुई हो या कुछ ऐसा हो जिसकी वजह से उसका वेट हेड की तरफ ज्यादा हो और वो जब भी हम कॉइन टॉस करें तो वो हेड की तरफ जाके लैंड करता हो। मतलब मिसाल देता हूँ, मुझे नहीं पता, लेकिन जैसे स्पिनर है, स्पिनर को स्पिन कर रहे हैं तो वो 5 आउटकम्स है, 1 2 3 4 5। तो अब उसमें 1 आने के चांसेस ज्यादा कैसे हैं, तो हो सकता है उसमें कोई एक्स्ट्रा वेट पड़ा हुआ उस नंबर 1 पे। तो कुछ भी XYZ रीजन हो सकता है जिसकी वजह से वो बायस्ड हो। तो बहरहाल खामोशी है या फेयर लिखा हुआ है या अनबायस्ड लिखा हुआ है तो आप समझ जाएंगे कि इक्वल चांसेस है। बट अगर लिखा हुआ होगा, अगर अगर लिखा हुआ होगा बायस, या हाँ बायस लिखा हुआ होगा तो आप समझ जाएंगे अनफेयर, नॉट फेयर, अनफेयर। अनफेयर तो यूजुअली बायस यूज होता है। तो अगर बायस लिखा हुआ होगा तो आप समझ जाएंगे कि आउटकम्स की प्रोबेबिलिटी बराबर नहीं है बल्कि अलग अलग है, और वो उस केस में बाउंड होगा एग्जामिनर बताने के लिए। अच्छा जी। तो अब यहाँ पर क्योंकि फेयर है इसका मतलब हेड और टेल के चांसेस बराबर हैं, तो टोटल 50% हेड के चांसेस हो गए और 50% टेल के चांसेस हो गए। अच्छा, प्रोबेबिलिटी की जबान में हम कहेंगे 0.5। प्रोबेबिलिटी को मुझसे पूछेगा तो मैं 50% नहीं बोलूंगा, मैं कहूंगा 0.5। प्रोबेबिलिटी परसेंटेज में नहीं बयान होती, डेसिमल में बयान होती है, 0 से 1 के दरमियान होती है। तो प्रोबेबिलिटी लिखा हुआ भी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 1। इट लाइज बिटवीन 0 and 1। अच्छा, अब सवाल पैदा होता है हाउ डू वी फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। पीई का मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, कैलकुलेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ अ पर्टिकुलर इवेंट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ आउटकम्स इन दैट इवेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स। उस इवेंट में जितने आउटकम्स हैं उससे टोटल पॉसिबल आउटकम्स को डिवाइड कर दो। अब मैं मिसाल दे रहा था कि जब मैं कॉइन को थ्रो कर रहा हूँ तो कॉइन में टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं। लेट्स सपोज इवेंट है हेड का आना, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड व्हेन अ फेयर कॉइन इज थ्रोन। जब हम कॉइन को थ्रो करते हैं तो कुल मिला के कितने आउटकम्स होते हैं कॉइन के अंदर, क्या क्या आ सकता है, हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। तो हाउ मेनी आउटकम्स आर देयर इन टोटल व्हेन वी थ्रो अ फेयर कॉइन, हाउ मेनी आउटकम्स आर देयर इन टोटल। हाँ, चैट पे पार्टिसिपेट करें, टोटल कितने आउटकम्स है। प्रोबेबिलिटी नहीं पूछ रहा, ऐसे ही पूछ रहा टोटल आउटकम्स कितने। 2, वेरी गुड, टोटल आउटकम्स होंगे 2। और हेड जो है, हेड कितने होते हैं उन दो में से, हेड एक होता है। तो उस जिस इवेंट की बात हो रही है उसके आउटकम्स आते हैं न्यूमरेटर में और टोटल आउटकम्स आते हैं डिनोमिनेटर में। तो कॉइन के टोटल आउटकम्स है 2 तो वो नीचे आ गया, और हेड जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, मतलब जो इवेंट है वो है हेड का आना, तो हेड एक ही होता है तो वो ऊपर आ गया। लिहाजा हेड की प्रोबेबिलिटी बन गई 1/2। अच्छा, मैं यहाँ एक सवाल पूछता हूँ आपसे। एक डाय है उसके अंदर 6 आउटकम्स है, 1 2 3 4 5 6। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन इक्वल टू 2। नंबर जो आ रहा है वो लेस देन इक्वल टू 2 है, प्रोबेबिलिटी बताएं। क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो नंबर जब डाई को फेंकूंगा तो नंबर की जो नंबर है वो लेस देन इक्वल टू 2 है। यस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन इक्वल टू 2। प्रोबेबिलिटी, नंबर ऑफ आउटकम्स नहीं पूछ रहा हूँ। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन इक्वल टू 2। वेरी गुड जोया, बाकी सब भी जवाब दें जल्दी जल्दी। सही है, वेरी गुड अमीर।
डेसिमल में करने की अभी फिलहाल जरूरत नहीं है, खाली प्रोबेबिलिटी बता दें वही काफी। कैलकुलेशन करने का मैंने बोला ही नहीं है, सिर्फ मैंने बताने का कहा है, पार्टिसिपेशन अपनी करें। खान साहब आपने सिर्फ आउटकम्स बता दिए, प्रोबेबिलिटी बताएं। नंबर लेस देन इक्वल टू 2 की प्रोबेबिलिटी क्या है? टोटल आउटकम्स कितने होते हैं डाई में? 6 आउटकम्स हैं। देखिए 6 आउटकम्स हैं। डाई में टोटल आउटकम्स कितने हैं? 6 हैं। 1 2 3 4 5 6। टोटल आउटकम्स कितने हैं? 6 हैं। सही है। टोटल आउटकम्स हैं 6। अच्छा, इन टोटल आउटकम्स में से लेस देन इक्वल टू 2 वाले आउटकम्स कितने हैं? या तो 1 है या 2 है, यानी कि 2 आउटकम्स है। तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 2/6। अच्छा, अगर मुझे कहा गया है सिंप्लीफाई करने का तो मैं सिंप्लीफाइड फॉर्म में दूंगा, अगर खामोशी है तो 2/6 भी आंसर स्पेस में एक्सेप्ट हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी मेरी हो जाएगी 2/6। लिहाजा जिस इवेंट की बात होती है उसके आउटकम्स ऊपर आते हैं और टोटल पॉसिबल आउटकम्स नीचे आते हैं। अब छोटा सा एग्जांपल आप देखें, ये बात मैंने आपको डेफिनेशन भी बता दी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड्स इक्वल्स प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल्स, 50% वाली बात बता दी, फॉर्मूला बता दिया कि किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए उसके नंबर ऑफ आउटकम्स ऊपर आते हैं, टोटल आउटकम्स नीचे आ जाते हैं। प्रोबेबिलिटी जो है वो 0 से 1 के दरमियान होती है, होने के ना होने के चांसेस मिला के 1 होते हैं, अंग्रेजी में भी लिखा हुआ है। अच्छा, अब यहाँ देखें, अ बैग कंटेन्स 5 रेड, 4 ब्लू एंड 6 येलो बॉल्स। वन बॉल इज चोजन एट रैंडम फ्रॉम द बैग। प्रोबेबिलिटी का जब सवाल आता है ना तो इसी तरह बयान होता है कि भाई बैग में 5 रेड, 4 ब्लू एंड 6 येलो हैं। कोई बंदा आंखें बंद करता है, बैग के अंदर आंखें बंद करके हाथ डालता है, आइस क्लोज करके वो हाथ डालता है और हाथ करके शफल करके एक बॉल निकालता है। वन बॉल इज चोजन एट रैंडम का यही मतलब, एक तो होता है ना देख कर इंसान निकाले, और एक होता है इंसान रैंडमली बस आंखें बंद की और बस रैंडमली एक बॉल निकाल दी। तो वन बॉल इज चोजन एट रैंडम फ्रॉम द बैग। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ येलो बॉल। क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो बॉल येलो बॉल है? प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला मद्देनजर रखते हुए बताएं। प्रोबेबिलिटी की फॉर्मूला है नंबर ऑफ आउटकम्स इन द इवेंट, जिस इवेंट की बात हो रही है उसके आउटकम्स ऊपर, टोटल आउटकम्स नीचे। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ येलो बॉल। क्या प्रोबेबिलिटी होगी बेटा? सबने पार्टिसिपेशन करनी है। हाँ भाई, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ येलो बॉल। प्लीज सब पार्टिसिपेट करें ना, मतलब वेरी गुड अमीर, वेरी गुड खनसा, आप लोग के जवाब सही हैं, बाकी सब कहाँ सो रहे हैं? जल्दी से पार्टिसिपेशन करें बेटा, शाबाश, सबकी पार्टिसिपेशन चाहिए मुझे। मतलब मैंने आपको फॉर्मूला बताया है ना, उसके मुताबिक बता दें। नंबर ऑफ आउटकम्स, जिस इवेंट की प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है उसके आउटकम्स आएंगे ऊपर और टोटल आउटकम्स आएंगे नीचे। तो टोटल आउटकम्स का मतलब हो गया टोटल बॉल्स। वेरी गुड जोया। अब्दुल रहमान, ये 16 क्या है? क्या मतलब 16? 16 तो एक नंबर है। मैं तो प्रोबेबिलिटी पूछ रहा हूँ भाई। प्रोबेबिलिटी तो 0 से 1 के दरमियान होती है भाई। 16 कौन सी प्रोबेबिलिटी दे दी? जी रिदा और नवार, पार्टिसिपेशन नहीं आ रही आप लोगों की। पार्टिसिपेट तो करें, कुछ देखें तो सही। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ येलो बॉल। ये तो नंबर ऑफ येलो बॉल्स का फिगर है 6, तो प्रोबेबिलिटी थोड़ी है। येलो की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए येलो की तादाद ऊपर आएगी, टोटल तादाद नीचे आएगी। अब बताएं क्या आंसर होगा? नंबर ऑफ येलो बॉल्स की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए येलो बॉल्स की तादाद ऊपर आएगी, टोटल तादाद नीचे आएगी। टोटल बॉल्स कितनी है अल्लाह के बंदो? ये फॉर्मूला जहन में रखें, तुम लोग की खोपड़ी क्यों नहीं चलती है? नंबर ऑफ आउटकम्स इन द इवेंट, इवेंट क्या है?
येलो बॉल का आना इवेंट है। इवेंट में कितने आउटकम्स हैं? 6 आउटकम्स है भाई, अल्लाह के बंदों। और टोटल पॉसिबल आउटकम मतलब पूरे बैग में कितनी बॉल्स हैं? 5 + 4 + 6। 6 + 4 10, 10 + 5 15। 6 डिवाइडेड बाई 15। 6 डिवाइड बाई 15। समझे जरा इस बात को। 6 डिवाइड बाई 15। अब अगर वो उसने कहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी और आप 6/15 ही दे दें तो भी चल जाएगा। अब अगर एग्जामिनर की तरफ से खामोशी है तो आप अनसिम्प्लीफाइड दे दें या सिंप्लीफाइड दे दें या डेसिमल में दे दें। वैसे जरूरत नहीं होती डेसिमल में करने की जब तक ये बोला ना जाए। तो मैंने सिंप्लीफाई करके 2/5 दे दिया। तो इसका मतलब अगर आपको जब कभी भी किसी चीज की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, उसकी तादाद ऊपर आएगी, टोटल तादाद नीचे आएगी। नंबर ऑफ येलो बॉल्स ऊपर, टोटल बॉल्स नीचे। सिंप्लीफाई करके आंसर दे दिया। खामोशी है, कुछ भी नहीं स्पेसिफाइड, स्पेसिफाइड कुछ भी नहीं है, तो फिर आप अनसिम्प्लीफाइड भी दे सकते हैं और सिंप्लीफाइड भी दे सकते हैं, लेकिन अगर बोला गया सिंप्लीफाइड तो सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। अच्छा भाई, अब ये देखें, एग्जाम्पल है, अ डाई इज रोल्ड। अ डाई इज रोल्ड। अच्छा, मैं आपको एक बात थोड़ी वाजे करके बता दूं कि ये अगर डाई का मतलब होता है सिंगुलर। अगर कोई एक डाई फेंकी गई है तो डाई, सिर्फ DIE। और जब एक से ज्यादा डाई फेंकी गई मतलब दो, लिखा हो टू फेयर डाइस आर थ्रोन, दो डाई एक साथ फेंकी गई, तो हम वो एग्जामिनर कहेगा टू फेयर डाइस आर थ्रोन। तो डाइस इज द प्लूरल ऑफ डाई। अक्सर बच्चों को इस बात की क्लैरिफिकेशन नहीं होती। कहीं कहीं हमने देखा ओ लेवल के एग्जामिनर ने भी कहीं की गलती की हुई और डाई की जगह जब डाई दे रहा है तो डाइस लिख दिया। लेकिन डाइस आप गूगल भी करें, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डाई वर्सेस डाइस, गूगल करें, आपको पता चल जाएगा कि डाइस जो है वो एक से ज्यादा डाई की बात हो रही है और डाई सिंगल है। सिंगुलर प्लूरल का फर्क है इसमें, सही है। तो यहाँ पर भी ऐसा ही सीन है, डाई इज रोल्ड, डाई को रोल किया गया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट व्हेन द डाई इज रोल्ड एंड इवन नंबर इज ऑब्टेन्ड। क्या चांसेस हैं कि जो इवन जो नंबर आया वो इवन है? हाँ भाई, क्या चांसेस है कि नंबर इवन आया? प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला जहन में रखें। टोटल पॉसिबल आउटकम्स आते हैं नीचे, जो इवेंट जिसकी बात हो रही है उसमें जितने आउटकम्स आते हैं वो आता है ऊपर। वेरी गुड जोया, अमीर और खंसा, शाबाश। आप लोगों तीनों ने सही जवाब दिया। क्या चांसेस हैं कि इवन नंबर आएगा? थोड़ी सी भी अगर आप खोपड़ी का इस्तेमाल करें, थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करें, बहुत लॉजिकल टॉपिक है, बहुत आसान टॉपिक है, लेकिन थोड़ा दिमाग चलाना पड़ेगा भाई। सुन होने से काम नहीं चलेगा। जी। बाकी जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया उनका नाम लूं या खुद ही पार्टिसिपेट करते हैं? इवन कितने इवन नंबर होते हैं? कौन से हैं भाई, कौन से नंबर्स इवन होते हैं? डाई को रोल किया गया, डाई में क्या आउटकम्स होते हैं? 1 2 3 4 5 6। इवन नंबर्स क्या होते हैं? वो नंबर्स जो टू के टेबल में आते हैं, मल्टीपल ऑफ टू। मतलब 1 2 3 4 5 6 में से इवन नंबर्स कौन से हैं? 2 4 6। तीन नंबर्स इवन है। 2 4 और 6, तीन नंबर्स इवन है। तो इवेंट की बेटा परसेंटेज नहीं चाहिए चंदा, मुझे परसेंटेज नहीं चाहिए अब्दुल रहमान, मुझे चाहिए प्रोबेबिलिटी, अल्लाह के बदे। परसेंटेज नहीं चाहिए, प्रोबेबिलिटी चाहिए। प्रोबेबिलिटी दो, प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी 0 से 1 के दरमियान होती है। जब डाई को फेंका तो टोटल आउटकम्स कितने हैं? टोटल आउटकम्स हैं 6। जी अब्दुल रहमान, टोटल आउटकम 6 हैं। और इवन नंबर्स कितने हैं? सही है। तो इवन की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो इवन वाले आउटकम्स ऊपर आ जाएंगे, टोटल आउटकम नीचे आएंगे। तो क्या बन जाएगी प्रोबेबिलिटी? टू कैसे बन जाएगी? 6/3 थोड़ी, 3/6, अल्लाह के बंदो क्या कर रहे हो? 6/3 से 2 निकाल लो। अबे भाई, ऊपर बता दिया तुम लोगों को यार, प्रोबेबिलिटी 0 से 1 के दरमियान होती है, 1 से बड़ी थोड़ी होती है। 6/3।
क्या हो गया यार, फॉर्मूला तो देखो। टोटल नीचे लिखने हैं भाई, वो ऊपर लिखने हैं 3/6। इससे ज्यादा आसान भाषा में क्या से समझाऊं। जी यही तो कह रहा हूँ, हम लोगों ने रॉन्ग डिवाइड कर दिया है। 6/3 कर दिया, 3/6 करना था। सही है। चलें, अब ये बात समझ आ गई। अब पार्ट टू बताएं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ नंबर ग्रेटर देन 4 इज ऑब्टेन। क्या चांसेस हैं कि जो नंबर आ रहा है वो ग्रेटर देन 4 है। अ डाई इज रोल्ड। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4। वेरी गुड जोया, खंसा एंड अमीर। बाकी का क्या सीन है, बाकी को कुछ पल्ले पड़ रहा है, बताएं जरा। नो। नो रिदा। सोचें। ग्रेटर देन 4 कितने नंबर्स होंगे। माइक ऑन करें, रिदा पार्टिसिपेशन में ले आ जाए मेरे साथ। जी अब सही आंसर दिया है। कैसे आंसर दिया रिदा, जरा माइक पे बताओ। पार्टिसिपेशन करेंगे तो कॉन्सेप्ट खुलेंगे, वरना समझ नहीं आएगा। जी। डरे और घबराए नहीं, कोई मसला नहीं, कोई मजाक नहीं उड़ाने वाला, कोई कुछ नहीं बोलने वाला। अपने लर्निंग करें, कॉन्फिडेंस के साथ बात करें। हाँ रिदा बताओ, कैसे निकाला, आंसर सही है तुम्हारा। माइक इज नॉट वर्किंग। थोड़ी देर पहले तो माइक काम कर रहा था, अभी क्या हो गया माइक को। माइक सही करे भाई, ऑनलाइन क्लास में माइक खराब नहीं होना चाहिए, माइक परफेक्ट होना चाहिए। जी 2/6 सही आंसर है। क्योंकि ग्रेटर देन 4 नंबर्स होते हैं दो, या तो 5 या 6, और टोटल आउटकम्स होते हैं 6, तो वो नीचे आ जाएगा। तो 2/6। 2/6 का मतलब हो जाएगा 1/3। सही है। तो ये आपका एग्जाम्पल मुकम्मल हो गया, ये दोनों एग्जाम्पल ऑलरेडी मैंने मुकम्मल कर ली। अब ये एक पेज पूरा जो है आपके सामने मुकम्मल हो गया। इसके नोट्स आपको बनाने होंगे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि फिर सफाई, जिसने बना लिए उसने बना लिए, जिसने नहीं बनाए वो इसका स्क्रीनशॉट ले ले, फिर सफाई सुथराई से नोट्स बनाता रहे इंशाल्लाह। ये प्रोबेबिलिटी के बेसिक कॉन्सेप्ट्स कवर हुए हैं, कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी किसे कहते हैं, होने के चांसेस ना होने के चांसेस मिला के 1 होता है, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है। ये बातें मैंने आपके सामने रख दी। अच्छा जी। अब सवाल ये होता है पॉसिबिलिटी डायग्राम। अब सेकंड चीज की तरफ आ जाते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया ऊपर का। डन एंड क्लियर लिख दे तो मैं आगे बढ़ जाऊं भाई। कुछ सवाल पूछना है किसी को तो बता दे। एक तो मैं समझाता भी इतने आराम आराम से सुकून से मैंने समझाया है, फिर भी कोई मसला है तो बता दो, कोई मसला नहीं है, ना कोई हंसने वाला है ना कोई मजाक उड़ाने वाला है। मुझे बता दो, इज इट क्लियर टू एवरीवन। हाँ जूम आउट कर लिया है मैंने। या कोई सवाल है तो बता दे, वरना लिख दें यस सर वी आर क्लियर। वी आर क्लियर। आई एम क्लियर। ये लिख दें एक्नॉलेजमेंट जल्दी से। सिर्फ क्लियर भी लिख दें तो भी काफी है यार, क्लियर लिख दें बस। अगर आपने साथ साथ नोट्स बना लिए हैं तो सही है, वरना आप नोट्स इसके अच्छी तरह बना लीजिएगा। ये किसी ने अगर किया ना कि पिक्चर ले ली और उसके बाद नोट्स नहीं बनाए, तो वो फिर तबाही की तरफ है। मोबाइल गैजेट जो आगे पीछे हो सकता है, पिक्चर्स डिलीट हो सकती हैं। हैंड रिटन नोट्स अगर आपने अपने बनाएंगे तो आपके लिए रिवीजन करना आसान होगा। सही, अब आए थे पॉसिबल डायग्राम पे। अच्छा जी। पॉसिबिलिटी डायग्राम। when an experiment is more complex, constructing a possibility diagram may be helpful. A possibility diagram shows all the possible outcomes of the given experiment. अब होता क्या है कि अभी तो हम बात कर रहे थे एक कॉइन की या एक डाई की। अब एक साथ अगर दो डाई को फेंका जाए तो कितने आउटकम्स बन जाएंगे। पहली डाई के आउटकम्स कितने होते हैं 6, दूसरी डाई के आउटकम्स कितने होते हैं 6। अब किसी से पूछो टोटल आउटकम कितने, तो कुछ बच्चे कहते हैं 6 + 6। नहीं, प्लस करके नहीं निकालते, मल्टीप्लाई करके निकालते।
जब दो डाई को फेंका गया, अच्छा दो डाई को फेंका गया एक साथ, या एक ही डाई को दो दफा फेंका गया? भाई एक डाई को एक दफा फेंका, फिर उसी डाई को दूसरी दफा फेंका, या फिर दो डाई को एक साथ फेंका। तो पहली डाई में 6 आउटकम्स, दूसरी डाई में 6 आउटकम्स, टोटल मिला के कितने आउटकम्स हो गए भाई? 36 आउटकम्स। तो कभी भी एग्जामिनर आपसे पूछे, मतलब कभी भी आपको दो, एक से ज्यादा डाई दे दे, दो डाई दे दे, तो आप समझ जाएं कि दो डाई हो या दो स्पिनर हो या एक स्पिनर हो एक डाई हो, जब भी दो दो एक्सपेरिमेंट ऐसा है जिसमें दो दो की इन्वॉल्वमेंट है, मतलब दो डाई की इन्वॉल्वमेंट है, या डाई और स्पिनर की इन्वॉल्वमेंट है, सिंगल डाई नहीं है या सिंगल स्पिनर नहीं है, दो स्पिनर है या दो डाई हैं या एक डाई एक स्पिनर है, तो इस केस में आप नंबर ऑफ आउटकम्स को मल्टीप्लाई करते हैं। तो अगर दो डाई हैं तो पहले डाई के आउटकम्स कितने हैं भाई? 6। दूसरे डाई के आउटकम्स कितने हैं भाई? 6। तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे भाई? 6 × 6 विच इज 36। टोटल आउटकम्स विल बी 36। तो यही बात, और वो 36 आउटकम दिखाएंगे कैसे आप, समझ कैसे आएगा? तो उसके लिए हम पॉसिबल डायग्राम बनाते हैं। पॉसिबल डायग्राम क्या करता है? इस तरह का होता है पॉसिबल डायग्राम। मैंने लिखा है D1 D2। D1 में आउटकम्स क्या है भाई? 1 2 3 4 5 6। डाइस टू में आउटकम्स क्या है भाई? 1 2 3 4 5 6। तो 6 आउटकम्स हो गए डाइस टू में हो गए, और 6 आउटकम्स हो गए डाइस वन। डाइस वन में 6 आउटकम्स, डाइस टू में 6 आउटकम्स। 6 आउटकम्स डाइस टू में और 6 आउटकम्स डाइस वन में। अच्छा अब डाइस, अब सवाल ये पैदा हो, जब दो डाइस को फेंका तो क्या करना, क्या है ये आउट, ये कैसे आएगा? तो ये जो लिखा हुआ है ना, यहाँ भी लिखा हुआ है मैंने, द पॉसिबल डायग्राम विल बी फिल्ड ऑन द बेसिस ऑफ द इवेंट डिफाइंड इन द क्वेश्चन। वो कहेगा जब दो डाई को फेंका तो उनका सम मेरे काम का है, द सम ऑफ द scores on the two dice will be noted। कभी कहेगा द डिफरेंस ऑफ द scores will be noted, the difference of the numbers on the two die will be noted। कभी डिफरेंस की बात हो रही है, कभी प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स की बात हो रही है, कभी सम की बात हो रही है। तो फिलिंग पॉसिबल डायग्राम की ना, वो इवेंट की बेसिस पर होगा, जो इवेंट एग्जामिनर ने डिफाइन की। अगर वो इवेंट जो डिफाइन की गई है वो प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट होगा, सम है तो सम होगा, डिफरेंस है तो डिफरेंस होगा। तो पहले तो पॉसिबल डायग्राम बनता कब है? आसान भाषा में, यहाँ अंग्रेजी बहुत सारी लिखी हुई है, मैं आपको आसान भाषा में बताता हूँ। एक सिंगल डाई ना हो, सिंगल स्पिनर ना हो, एक से ज्यादा हो, दो डाई हो, दो होते हैं बेसिकली, दो की बात होती है, दो डाई। पॉसिबल डायग्राम दो को ही दिखाता है, दो डाई हो या दो कॉइन, दो कॉइन्स में तो बहुत ही छोटा सा बन जाएगा, टेल है, हेड टेल, और वहां भी हेड टेल, चार ही आउटकम्स होंगे, 2 × 2। लेकिन अगर लेट सपोज एक कॉइन है और एक डाई है, तो दो दो आउटकम्स हो गए कॉइन के, हेड टेल, और 6 हो गए डाई के, तो 2 × 6 = 12। तो वो 12 आउटकम्स भी आप पॉसिबल डायग्राम के थ्रू दिखा सकेंगे। तो यहाँ है व्हेन एन एक्सपेरिमेंट इज मोर कॉम्प्लेक्स, कंस्ट्रक्टिंग अ पॉसिबल डायग्राम मे बी हेल्पफुल। A possibility diagram shows all the possible outcomes of the given experiment। पॉसिबल डायग्राम तमाम पॉसिबल आउटकम बताते हैं। अगर लेट्स सपोज 6 × 6 36 आउटकम्स बन रहे हैं दो डाइस के, तो पॉसिबल डायग्राम 36 के 36 को बताएगा। इससे फायदा क्या होता है? बनाने से सारे आउटकम्स खुल के सामने आ जाते हैं, सोचना नहीं पड़ता, ज्यादा नजर आ रहे होते हैं। इट कैन समटाइम्स सिंप्लीफाई वर्क इफ वी ड्रॉ पॉसिबल डायग्राम टू शो ऑल पॉसिबल आउटकम्स क्लियरली। बहुत अक्सर ऐसा होता है, पॉसिबल डायग्राम बनाने से आपके काम बहुत आसान हो जाते हैं। अच्छा ओ लेवल्स में, आईजीसीएसई में यूजुअली ऐसा होता है कि पॉसिबल डायग्राम जो है वो अगर खुद ही बनाया होता है उसने, या उसने बना के दिया होता है, कहता है फिल करो, तो आप देखेंगे कि ऐसा तभी हुआ होगा जब वो दो डाई को या दो स्पिनर को या कुछ इस तरह के मामला में दो की इन्वॉल्वमेंट हो रही होगी। अच्छा अब सवाल कब कब, टू टॉसिंग टू कॉइन्स टुगेदर, और टॉसिंग द सेम कॉइन ट्वाइस, या रोलिंग टू फेयर डाइस टुगेदर और रोलिंग द सेम डाई ट्वाइस, दोनों केसेस में ये यूज होता है। मतलब अगर दो डाइस को एक साथ फेंका जाए, या फिर एक ही डाई को दो दफा फेंका जाए, या दो कॉइन्स को साथ फेंका जाए या एक ही कॉइन को दो दफा फेंका जाए, एक ही बात होती है। दो डाइस को साथ फेंका जाए तो भी 36 आउटकम्स, और एक ही डाई को दो दफा फेंका जाए तो पहली दफा 6, दूसरी दफा 6, तो भी 36 आउटकम, तो वो फर्क नहीं है। सवाल में कुछ भी तरह से बयान हुआ, एक ही बात होती है। अच्छा एग्जाम्पल देखते हैं ताकि बात समझ आ जाए। टू फेयर डाइस आर थ्रोन। देखें जब टू की बात हो रही है तो यहाँ डाई नहीं लिखा हुआ, डाइस लिखा हुआ, प्लूरल यूज हो रहा है। टू फेयर डाइस आर थ्रोन टुगेदर एंड द नंबर्स ऑन द साइड्स व्हिच लैंड फेस डाउन आर एडेड टुगेदर। यहाँ से मुझे हिंट मिली कि टू फेयर डाइस से मुझे हिंट मिली
कि पॉसिबिलिटी डायग्राम बनाना चाहिए। दो के लिए पॉसिबिलिटी डायग्राम बनाना बहुत फीसिबल ऑप्शन है, वरना सोच में ही बंदा पूरा हो जाएगा। और फिर सोचा कि भाई पॉसिबिलिटी डायग्राम बनाएंगे तो सही, लेकिन उसको फिल कैसे करेंगे? तो लिखा हुआ था ऊपर, फिल्ड ऑन द बेसिस ऑफ द इवेंट डिफाइंड इन द क्वेश्चन। या इवेंट डिफाइंड क्या है? नंबर्स विच लैंड फेस डाउन आर एडेड टुगेदर। क्या इंस्ट्रक्शन क्या है? एडेड टुगेदर। जो दो डाइस में नंबर्स आए हैं, जो दो अलग अलग डाई मैंने फेंकी थी, उन दोनों में जो नंबर आए उनको ऐड करना। तो पॉसिबल डायग्राम फिल करने का तरीका बता दिया गया कि आपने ऐड करके पॉसिबल डायग्राम बनाना है। अब सवाल में जैसे ही आपने ये पढ़ा, आपने कहा यार इतने सारे पॉसिबिलिटीज है, उसने कहा फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सम इज 7। अब जब तक पॉसिबल डायग्राम नहीं बनेगा, आपके लिए बहुत मुश्किल होगी बताना। तो अब यहाँ क्या हो गया, मैंने पॉसिबल डायग्राम बना लिया। वैसे जब भी दो डाइस फेंकी जाए, कोई भी काम दो दफा हो रहा हो, जैसे दो स्पिनर हो, तो आपको खुद घंटी बजनी चाहिए कि पॉसिबल डायग्राम बनाना चाहिए। और जैसे कि मैंने आपसे कहा कि ओ लेवल्स आईजीसीएसई में नहीं, ए लेवल्स में तो यूजुअली ऐसा होता है, एक पेपर है S1, उसके अंदर स्टैटिस्टिक्स के अंदर बाकायदा खुद से सोचना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर यूजुअली ज्यादातर यही देखा गया है कि जो सवाल एग्जामिनर पास पेपर में देता है, उसमें पॉसिबल डायग्राम बना के देता है, उसको फिलअप करना होता है। लेकिन फिर भी आपके जहन में घंटी फौरन बजनी चाहिए जब आपको ये पढ़े, आप पढ़ेंगे भाई दो डाइस को फेंका गया, या फिर दो स्पिनर्स को रोल किया गया, या एक स्पिनर को रोल किया, एक स्पिनर को स्पिन किया गया है, स्पिनर को स्पिन किया गया है, और डाई को रोल किया गया है। दो चीजों का जिक्र होगा तो आपकी फौरन घंटी बजनी चाहिए कि यहाँ पॉसिबल डायग्राम की बात होगी। तो बहरहाल यहाँ पर हमने बात की डाई, हमने लिखा डाई 1 और डाई 2। डाई 1 में 6 आउटकम्स लिखे, डाई 2 में 6 आउटकम्स लिखे। भरेंगे कैसे भाई? एडेड टुगेदर। तो आइए ऐड करते हैं। यहाँ भी 1 आए, यहाँ भी 1 आए, तो क्या हो जाएगा सम? 2। 1 + 1 2। यहाँ पर 1 आए, यहाँ पर 2 आए, सम क्या हो जाएगा भाई? 3। 1 + 2 3। यहाँ 1, यहाँ पर 3 तो 4। करते करते यहाँ 1, यहाँ 6, तो यहाँ 7। तो ये पूरी लाइन भर दी 1 के साथ। 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, 6 आउटकम्स हो गए। तो पहली 1 के साथ 6 आउटकम्स हो गए। इसी तरह 2 के साथ 6 आउटकम, तो 2 है और यहाँ 1 है, तो 2 + 1 3। यहाँ से 2 है, यहाँ से 2 है, तो 2 + 2 4। यहाँ से 2 है, यहाँ से 6 है, तो 2 + 6 8। इसी तरह यहाँ से 5 है, यहाँ से 2 है, तो 5 + 2 7। यहाँ से 5 है, यहाँ से 6 है, तो 5 + 6 11। यहाँ से 6 है, यहाँ से 4 है, 6 + 4 10। तो कुल मिला के ऐसे मैंने 36 आउटकम्स फिलअप कर ली। 36 आउटकम्स मैंने फिलअप कर ली। अब मुझे, जब मैंने पूरा फिलअप कर लिया पॉसिबल डायग्राम, अब मैं इस पोजीशन में होकर मैं आंसर दे सकूं। द सम इज 7। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सम इज 7? तो आपको प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला पता है। जिस इवेंट की बात होती है उसके आउटकम्स ऊपर आते हैं, टोटल आउटकम्स नीचे आते हैं। टोटल आउटकम्स कितने? मैंने आपको पहले ही बता दिया, 6 × 6। 6 × 6 लिखा हुआ भी। टोटल आउटकम, नंबर ऑफ आउटकम इन द फर्स्ट डाई मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ आउटकम इन द सेकंड डाई। पहली डाई के जो नंबर ऑफ आउटकम्स हैं उससे दूसरी डाई के आउटकम्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। इन दिस केस 6 × 6 विच इज 36। इसलिए टोटल जितनी भी प्रोबेबिलिटी मैंने निकाली है ना, तो आप देखिए सबके डिनोमिनेटर में 36 लिखा हुआ है। पार्ट बी में, पार्ट सी में, पार्ट ए में, पार्ट डी में, ABCD सब में डिनोमिनेटर में 36 लिखा हुआ है। क्यों? वाई? बिकॉज द टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आर 36। अब पार्ट ए में वो कह रहा है द सम इज 7। 7 काउंट करने पड़ेंगे। कितने 7 है भाई? 2 3 4 5 6। कितने 7 है भाई? 36 आउटकम्स में 7 जो है वो 6 दफा आता है। तो 7 के आने के चांसेस हो गए 6। नंबर ऑफ आउटकम्स इन द इवेंट, इवेंट है 7 का आना, उसमें कितने आउटकम्स है? 6। टोटल आउटकम्स कितने? 36। 6/36। सिंप्लीफाई करके दें, आदत यही बनाया करें कि आंसर सिंप्लीफाइड फॉर्म में दें। तो 1/6। 6 1 जा 6 6 जा 1/6। अच्छा, सम इज लेस देन 4, तो लेस देन 4 वाले काउंट कर लें। लेस देन 4 वाले ये 3 है, इसके अलावा सारे 4 या उससे बड़े। लेस देन इक्वल्स टू 4 नहीं है कि 4 की काउंटिंग हो। लेस देन इक्वल्स टू 4 होता तो 4 भी काउंट होता। लेस देन 4 का मतलब है 4 से छोटे। 4 से छोटे होगा 2 और 3। 3 आउटकम्स हो गए भाई, 3 आउटकम्स हो गए। 3 का मतलब हो गया 3/36। 3/36 सिंप्लीफाई हो गया 1/12। सम इज एटलीस्ट 8। अब देखिए दो टर्मिनोलॉजीज यूज होती हैं, एक होती है एटमोस्ट, एक होती है एटलीस्ट। एटमोस्ट का मतलब ज्यादा, एटमोस्ट ज्यादा से ज्यादा। भाई मैंने कितनी पढ़ाई की, तुमने कितनी पढ़ाई की? सर मैंने एटमोस्ट 2 आवर्स पढ़ाई की। मैं बहुत तीर भी मार लूँ ना, मैंने एटमोस्ट 2 घंटे पढ़ाई की। इसका मतलब ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे या उससे कम। तो एटमोस्ट का मतलब होता है लेस देन इक्वल टू। और एटलीस्ट 2, सर मैंने एटलीस्ट 2 घंटे तो पढ़ाई की होगी।
एटलीस्ट टू का मतलब टू या उससे ज्यादा, एटलीस्ट, एटलीस्ट कम से कम, एट मोस्ट ज्यादा से ज्यादा। तो एट मोस्ट का मतलब होता है लेस देन इक्वल टू, एटलीस्ट का मतलब होता है ग्रेटर देन इक्वल टू। तो यहाँ कह रहे हैं एटलीस्ट एट, मतलब एटलीस्ट एट का मतलब कम से कम एट, एट या उससे ज्यादा। तो एट या उससे ज्यादा वाले एट भी शामिल है, एट या उससे ज्यादा वाले ये हो गए। काउंट कर लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। कितने हो गए भाई? 15 आउटकम्स हो गए। लिखा हुआ भी सम ग्रेटर देन इक्वल टू एट में 15 आउटकम है, कितने में? 36 में, 15/36। तो फाइव थ्री जा, नहीं सॉरी, थ्री फाइव जा और थ्री ट्वेल्व जा। आंसर आ गया 5/12। क्या आ गया भाई? 5/12। ये हमारी प्रोबेबिलिटी का आंसर आ गया 5/12। पार्ट डी में कह रहा है सम इज अ प्राइम नंबर। क्या होता है प्राइम नंबर? नंबर सीक्वेंस, पहले टॉपिक नंबर्स में पढ़ा था, यूनिट 1। A prime number is a number that is divisible by one and itself। ऐसा नंबर जो प्राइम नंबर हो, वो नंबर होता है जो अपने आप से और वन से डिवाइड होता है। तो प्राइम नंबर कौन कौन से हैं भाई यहाँ पर? टू है, थ्री है, फाइव है, सेवन है। सेवन छः है, फाइव जो है पाँच है, छः और पाँच 11, 11 और तीन, टू, हाँ ये नहीं, एक मिनट, ये तीन हो गए। फिर एक दो तीन चार पाँच, एक दो तीन चार पाँच छः, छः और पाँच 11, 11 और तीन 14 और 14। कहीं गलती हो रही है। टू प्राइम नंबर है, थ्री प्राइम नंबर है, थ्री प्राइम नंबर है, कितने हो गए? तीन, चार, पाँच, छ, सात। अच्छा मैं उस फाइव को काम काम कर रहा था, सही। तो एक दो तीन चार है, चार और तीन सात, आठ नौ 10 11 12 13 14 और 15। कितने प्राइम नंबर्स हो गए? 15 हो गए। वो ऊपर तो नंबर लिखा हुआ था डाइस का, ये ऊपर वाली लाइन काउंट नहीं करनी, ना ये वाली काउंट करनी, खाली पर्पल वाला काउंट करना है, सही है। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11 12 13 14 15। 15 हो गए। कितने में से 15 हो गए? 36 में से 15/36, सिंप्लीफाई हो गया 5/4। तो ये पॉसिबल डायग्राम हम अगर नहीं बनाते तो सोच सोच के ही हम पगला जाते। लिहाजा पॉसिबल डायग्राम ने हमारे काम को आसान कर दिया। पॉसिबल डायग्राम कब बनता है और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कैसे निकलते हैं? जब दो फेयर डाइस हो या कोई भी चीज दो, जैसे स्पिनर में 5 आउटकम्स है और डाई में 6 आउटकम्स है, तो 5 6 30। कॉइन और डाई है तो कॉइन में 2 आउटकम्स है, डाई में 6 आउटकम्स है, 2 6 12, टोटल आउटकम्स 12 हो जाएंगे। तो टोटल आउटकम्स कैसे निकालते हैं ये भी बता दिया। पॉसिबल डायग्राम कैसे बनता है ये भी बता दिया। पॉसिबल डायग्राम को इस्तेमाल करके प्रोबेबिलिटीज कैसे निकालते हैं ये भी बता दिया। ये पूरा जो है आपके सामने आपके कदमों में कॉन्सेप्ट रख दिया पॉसिबल डायग्राम का। ये आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लें और मुझे एक्नॉलेज कर दें, क्या बात समझ आ गई यहाँ तक? बेसिक्स ऑफ प्रोबेबिलिटी और पॉसिबल डायग्राम तक बात समझ आ गई? क्लियर लिख दें ताकि हम मैं समझ जाऊं कि क्लियर हो गई ये बात। और आपने क्या करना है, जितना पढ़ाया है अगली क्लास में उसको रिकैप करके आना है और प्रॉपर नोट्स लिख कर लाने, प्रॉपर नोट्स लिख कर लाने, सही है। दो अलग अलग रजिस्टर्स बनवाए हुए हैं मैंने आपसे। नोट्स राइटिंग के लिए अलग रजिस्टर है, सवाल सॉल्विंग के लिए अलग रजिस्टर है। तो नोट्स राइटिंग वाले रजिस्टर के अंदर प्रॉपर नोट्स बना के लाइएगा। ये दोनों पेज के नोट्स आपने बनाने हैं। प्लीज पिक्चर फॉर्म में रहने देंगे, ऐसी कोई ड्रामेबाजी नहीं है। नोट्स बनाएंगे, आखिरी दिन गैजेट फ्री होंगे, हमेशा गैजेट फ्री होंगे रिवीजन के दौरान, सिर्फ नोट्स रिव्यू करेंगे इंशाल्लाह। कॉन्सेप्ट्स आपके कदमों में आ जाएंगे, सही है। बिल्कुल गफलत ना करें इसमें। मुझे बता दें सबको क्लियर है? किसी को कुछ पूछना तो नहीं है? सब क्लियर लिख दें। जोया का क्लियर आ गया? हाँ आ गया। खनसा का क्लियर नहीं आया? अब्दुल रहमान का क्लियर नहीं आया? भाई क्लियर है या नहीं है? हाँ या ना में जवाब होता है। हाँ अब्दुल रहमान का आ गया, सही है। रिदा का नहीं आया था। खनसा आपका भी नहीं आया। भाई समझ आया नहीं आया? क्लियर हो गया नहीं हो गया? जी बता दें, सही है। चले जी, प्रोबेबिलिटी हमने थोड़ा बहुत कवर कर लिया इंशाल्लाह। अगली क्लास में इसके एक्सप्लेनेशन को मजीद आगे लेकर जाते हैं अल्लाह के हुक्म से, और कोशिश करेंगे कि इसकी एक्सप्लेनेशन को अगली क्लास में वाइंड अप कर दें इंशाल्लाह। आपके कदमों में रख दें सारे कॉन्सेप्ट्स को। तो इंशाल्लाह जितना पढ़ाया है उसको रिव्यू करके रिकैप करके आइएगा, अगली क्लास में तशरीफ लाइएगा, वक्त पे आइएगा। वक्त का खास ख्याल रखें। टॉपिक्स को जो पढ़ा रहा हूँ साथ साथ पढ़ते रहें, पुराना जो होमवर्क है उसको मुकम्मल करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।